सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी काव्य की एक लोकप्रिय विधा गीतिका पर। मित्रों, आज मैंने गीतिका विषय ही इसलिए चुना है क्योंकि कल जो मेरा वीडियो आया था इस चैनल पर, उसमें हमने मुक्तक के बारे में बात की थी। तो ये जो गीतिका है ना, जिन लोगों ने मुक्तक को अच्छी तरह समझ लिया है, ये ज़्यादा अच्छी तरह से लिख पाएंगे या ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेंगे। मुक्तक से बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन फिर भी मुक्तक से इसका एक साम्य होता है। किस रूप में साम्य होता है वो ये देखिए। जैसे कि मैंने आपको कल मुक्तक में बताया था, मुक्तक में 4 पंक्तियां होती है। पहली पंक्ति, उसका एक तुक होता है, उसी तुक का पालन दूसरी पंक्ति भी करती है। मैंने कल मुक्तक में बताया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तीसरी पंक्ति जो है वो एक अन्य तुक में होती है, यानी इस दोनों तुक से उसका तुक नहीं मिलता है। चौथी जो पंक्ति है फिर से पहली दोनों पंक्तियों वाले तुक का ही पालन करती है। ये मैंने मुक्तक में कल आप लोगों को बताया। गीतिका लिखने में आपको क्या करना है कि बिल्कुल यही रूल फॉलो करना है। सिर्फ ये करना है कि जो इसी विषय से संबंधित जो हम नीचे की 2 पंक्तियां लिखते थे, वो काम गीतिका में नहीं होगा। तो उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से चलता है। गीतिका में आपको पहले एक युग्म बनाना है इस तरह से। उसके बाद जो दोनों ही इसकी पंक्तियां तुकांत होंगी, उसके बाद इस तरह से 2-2 पंक्तियों के युग्म आपको बनाते जाना है। जिसका जो ये पूर्व पद है या पहली पंक्ति है वो तुकांत होता है इन दोनों तुक के हिसाब से, और जो इसका पूरक पद है यानी जो दूसरी पंक्ति है वो इसी दोनों पंक्तियों के तुक का पालन करती है। गीतिका इसी नियम पर चलती है। और इसी तरह से आपने जैसे एक युग्म बनाया तो ये तो हो गया, उसका मुखड़ा हो गया गीतिका का। और उसका जो ये अगला जो युग्म है, इसी तरह से एक युग्म, 2 युग्म, तीसरा, चौथा, आप 5 से लेकर 11 तक इसमें युग्म लिख सकते हैं। तो यही है आपको गीतिका का स्ट्रक्चर। तो इसमें मुक्तक से समानता हो रही थी। मुक्तक को जिन लोगों ने कल अच्छी तरह समझ लिया है, गीतिका को भी आसानी से समझ लेंगे। आइए अब गीतिका पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। गीतिका लिखते समय हमें जो मुख्य बातों को ध्यान में रखना है वो है, पहली बात है हिंदी व्याकरण। हम जब भी गीतिका लिखेंगे उसकी प्रकृति हिंदी का शब्द और हिंदी व्याकरण के जो नियम होते हैं वही आपको इसमें लागू करने हैं। ठीक है। दूसरी बात, आधार छंद। या फिर आप इसी को कह लीजिए मापनी, या इसी को कह लीजिए आम बोलचाल की भाषा में मीटर। गीतिका एक आधार छंद, मापनी या मीटर पर ही लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिखकर लास्ट में तुक लगा दिया तो वो गीतिका हो जाएगी। उसका एक आधार छंद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल मुक्तक में बताया कि उस मुक्तक कोई ना कोई एक लय पर लिखा जाता है। आप अपनी सुविधानुसार मुक्तक की ही तरह इसमें भी आधार छंद कोई छंद ले सकते हैं। दोहा, गीतिका, भुजंग प्रयात, महाभुजंग प्रयात, सवैया, जो भी छंद आप लेना चाहते हैं चाहे तो वो ले सकते हैं। या फिर अपनी सुविधानुसार मापने का निर्धारण कर सकते हैं। 16-14 की पंक्तियां ले लीजिए, 16-14 मात्राओं की, या फिर 16-16 मात्राओं की पंक्ति ले लीजिए, 16-12 मात्राओं की पंक्ति ले लीजिए। जैसे ही आपको सुविधा लगे वैसा काम करना है। ध्यान यही रखना है कि सभी पंक्तियों में उसी लय का पालन होना चाहिए। इससे गेयता आएगी और यही इसका नियम है। तीसरी बात जो इसमें हमको ध्यान रखनी है वो है कहन, जो कि वक्रोक्ति पर आधारित होनी चाहिए। वक्रोक्ति का नाम आपने सुना है ना, ग्रामर में पढ़ा होगा आपने। वक्रोक्ति काव्य का जो बात कहने में जो हम लोग बातों को थोड़ा घुमा कर कहते हैं, जिससे
कथन की जो धार है वो बढ़ जाती है। उस चीज का यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसमें अगली बात जो है गीतिका में वो होती है युग्म। युग्म क्या है? जो दो पंक्तियों में हमने लिखा, पहली पंक्ति लिखी इसी को और उसके बाद दूसरी पंक्ति लिखी, यही युग्म कहलाता है। युग्म की पहली पंक्ति को कहते हैं पूर्व पद, दूसरी पंक्तियों कहते हैं पूरक पद। युग्म लिखते समय ध्यान रखिएगा कि जो भी बात हम इस युग्म में कहते हैं ना, वो अपने आप में संपूर्ण होती है, यानी उसको किसी और युग्म पर निर्भर नहीं होना चाहिए अपना अर्थ देने के लिए। गीतिका दो प्रकारों की होती है। एक वो गीतिका होती है जिसमें सारे युग्म एक ही विषय से संबंधित होते हैं। दूसरी गीतिका वैसी होती है कि जिसमें प्रत्येक युग्म कोई अलग अलग बात कहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि एक युग्म की बात को कोई दूसरा युग्म पूरा करने लगे। ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो पूर्व पद और पूरक पद हैं, इन दोनों को मिलाकर युग्म कंप्लीट हो। कहने का अर्थ ये है कि आपने पूर्व पद में कोई एक स्वतंत्र बात कह दी, पूरक पद में एक कोई और स्वतंत्र बात कह दी, ये गलत हो जाएगा। दोनों पंक्तियां मिलकर एक संपूर्ण अर्थ देनी चाहिए, यानी दोनों पंक्तियों में ये पंक्ति अधूरी, ये पंक्ति अधूरी, और दोनों मिलाकर एक कंप्लीट बात कहनी चाहिए। ये आपके लिखने के तरीके पर डिपेंड करेगा, आपको इसी का अभ्यास करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी ये जितना भी मैंने इस चैनल में अभी तक वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें मैंने उन सिर्फ मीटर के बारे में ज़्यादा चर्चा की है, क्योंकि आरंभ में जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं छंद में, गीत में, नवगीत में, गीतिका में, मुक्तक में, सबसे ज़्यादा कठिनाई मीटर पर बैठाने में आती है। और ये वही मीटर अगर बैठ गया, समझिए आपका आधा काम पूरा हो गया। अब जो आधा काम है, वो आधा काम है आपको इसी वक्रोक्ति पर ध्यान देना। हम दोहा लिखें, रोला लिखें, गीत लिखें, नवगीत लिखें, गीतिका लिखें, मुक्तक लिखें, जो कुछ भी लिखें, अगर उसमें कहने का तरीका, विषय का चयन, भाषा का चयन प्रभावशाली नहीं होगा, वो आपकी वो कविता बढ़िया नहीं बनेगी, सपाट बयानी की स्थिति बन जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो अगला चीज है वो देखिए, इसका गीतिका का जो हम महत्वपूर्ण बातों पर जो चर्चा करें, उसमें अगली बात है मुखड़ा। जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, गीतिका का जो सबसे पहला युग्म होता है उसमें ये पूर्व पद, ये पूरक पद, पूरक पद इसलिए क्योंकि इसकी बात हुई है, कंप्लीट करता है। ये दोनों जो है ना तुकांत होते हैं, मतलब दोनों का के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग करना है, यही होता है आपका मुखड़ा। इसके अलावा तुकांत पर जैसे मैंने आपको मुक्तक में बताया था, उसी नियम का पालन आपको यहां भी तुकांत में करना है। तुकांत के जो हिस्से हैं समांत और पदांत, उनका आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं किसी युग्म गीतिका लिख रहे हैं आप, और उसमें पंक्ति के मुखड़े में ही निर्धारण कर लेना होता है कि पूरी गीतिका में कौन सा तुकांत रहेगा, कैसा तुकांत रहेगा। तो अभी मुखड़े की बात करते हैं। मान लिया कि मुखड़े के अंत में आपने शब्द आया काम चाहिए, पहली पंक्ति में आया, यानी पूर्व पद में आया काम चाहिए, पूरक पद में आपने जो बनाया है उसमें लिख दिया है दाम चाहिए। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। तो ये जो चाहिए चाहिए आपका है ना, ये आपका हो गया पदांत, बिल्कुल सेम टू सेम शब्द है। अब समांत जो है, इसमें काम और दाम में आम ध्वनि आ रही है। तो आपका इस गीतिका, आपने जो गीतिका लिखी उसमें तुकांत का निर्धारण यही होगा कि उसमें
बाकी जो अगले जो युग्म बनेंगे उनके पूरक पदों में आम चाहिए वाला ही शब्द होना चाहिए। आम चाहिए में क्या बनेगा? नाम चाहिए भी आप ले सकते हैं, शाम चाहिए भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको बाकी पंक्तियों में, बाकी युग्मों के पूरक पदों में तुकांत का निर्धारण करना है। तो इतना जो कुछ में भी मैंने बताया, ये गीतिका आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारे नियम स्पष्ट हो जाएंगे। आइए गीतिका देखते हैं। अब देखिए, आप एक गीतिका अपनी स्क्रीन पर सामने देख पा रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ 3 युग्म ही लिखे हैं। आपको कम से कम 5 युग्म गीतिका में लिखने होते हैं, मुखड़े के अलावा 4। ये जो पहला जो ये है युग्म है, यही हो गया आपका मुखड़ा। आप इस मुखड़े में देख पा रहे हैं, 4 दाने लिए लौट आने लगी, भोर फिर घोंसलों में समाने लगी। तुकांत हो गया। अगला युग्म देखिए, चांद चलने लगा सांझ को थाम कर, चांदनी देह से झरझराने लगी, कुछ अलग सी सुवासें लिए है पवन, प्रीत लगता उसे भी सताने लगी। तो ये एक लय में आ रहा है। इसकी लय क्या है, पहचानिए। 4 दाने लिए लौट आने लगी, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2, ये लय है इसकी। 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2, सभी पंक्तियां इसी लय में हैं। जो ये 2 है ना, जहां जहां इसमें आप 2 देख रहे हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उसको एक एक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें वाचिक मापनी का प्रयोग आमतौर पर होता है। तुक की बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया, पदांत और समांत। लगी लगी इसका पदांत है, और उसके पहले आने और समाने दोनों में क्या ध्वनि आ रही है? आने ध्वनि आ रही है। तो आने लगी ही इसके हरेक युग्म के तुकांत में आपको लेना है। झरझराने लगी, यहां भी आने लगी हो रहा है। सताने लगी, यहां भी आने लगी हो रहा है। ये गीतिका मैंने उदाहरण के लिए लिखी है। आप इससे भी बढ़िया कथ्य, बढ़िया कहन आप अपनी गीतिका में डाल सकते हैं, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे। तो गीतिका पर आज इतना ही। बात करते हैं अगले वीडियो में और भी किसी नई विधा के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।